हेलो स्टूडेंट्स, हम 12th का फिजिक्स पढ़ रहे थे जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था 1। और आज हम जो है कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कूलॉम के नियम पर आधारित हैं। और कूलॉम का नियम अगर आपको याद हो तो कूलॉम का नियम क्या था कि दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्ज यानी कि दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2। तो फॉर्मूला इसका इन दोनों के बीच जो बल होता है, इन दोनों के बीच जो बल लगता है F, वो इस फॉर्मूले के द्वारा निकाला जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इनके बीच की डिस्टेंस R है तो ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था। तो इसी पर आधारित आज आपके दो न्यूमेरिकल हैं जो ये हैं, ध्यान देंगे आप। पहला न्यूमेरिकल क्या है, +9e और +4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश Q को आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि वह संतुलन में रहे। वह कौन? ये वाला आवेश, यानी कि पूरा सिस्टम संतुलन में रहे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि दो आवेश हैं, एक है 9e पॉजिटिव और दूसरा है आपका 4e, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। और इनको मिलाने वाली रेखा ये है, मतलब ये एक ही लाइन में स्थित है। अब इनको मिलाने वाली रेखा पर ये फिलहाल कितनी डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है। इनको मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य चार्ज यानी कि आवेश क्यों रखना है, जिससे कि ये आवेश इस तरह रखना है कि ये संतुलन में रहे। यानी कि कितनी दूरी पर हमें रखना है, ध्यान देंगे। हम मान लेते हैं कि इस चार्ज को हम यहां रख लेते हैं और कितनी दूरी पर? +9e से मान लेते हैं इसे हम कितने डिस्टेंस पर रखते हैं? x डिस्टेंस पर रखते हैं। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा? r - x। आप चाहते तो ये 4e से x मान लेते हैं तो ये r - x हो सकता था। अभी ध्यान दें, इस +9e और q पर के बीच एक बल लगेगा, दोनों धनावेश हैं तो इनके बीच बल लगेगा प्रतिकर्षण बल। यहां इस वाली लाइन पर बल लगेगा F1। ये जो F1 है ये इन दोनों के बीच बल है, प्रतिकर्षण बल। और 4e और q से इनके बीच बल जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, F2। इस q को इस तरह रखना है जिससे ये संतुलन में। ये संतुलन में कब होंगे? जब ये F1 और ये F2 क्या होगा? बराबर होंगे। तो संतुलन की स्थिति में क्या होना चाहिए? F1 बराबर होना चाहिए F2 के। अब F1 F2 के मान आप कूलॉम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? ध्यान देंगे, अगर F1 लिखते हैं, F1 इनके बीच है तो ये F1 लिखा जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e इंटू क्यू, 9e इंटू क्यू अपॉन इनकी डिस्टेंस कितनी है? x, तो x का स्क्वायर। और अगर यहाँ लिखें F2 को लिखें इन दोनों के बीच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो आवेश हैं 4e और ये q अपॉन r - x का होल स्क्वायर। चूंकि कांस्टेंट टर्म है तो ये कांस्टेंट टर्म क्या होगी? कैंसिल हो जाएगी। और आप यहाँ भी देख रहे होंगे 9 और EQ यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ वो आपका बचेगा 9/x स्क्वायर और यहाँ आपका बचेगा 4/r - x का होल स्क्वायर। अभी इसे सॉल्व करें, 9 को लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं 2/r - x का होल स्क्वायर। क्योंकि इनके बीच में फाइंड करना है हमें, तो हमें x को फाइंड करना है, मतलब इससे कितनी दूरी पर रखें। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होगा 3/x 2/r - x। मल्टीप्लाई करें क्रॉस तो 3r - 3x = 2 × x 2x। 3 उधर जाएगा, 3r = 3 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 2x और 3x, तो आप लिख सकते हैं इसे 5x। 5 अपॉन में हमें x फाइंड करना था तो x आपका हो गया 3r/5।
इसका मतलब ये हुआ कि इस आवेश को Q को इनके बीच 9e से कितनी डिस्टेंस पर रखें, 3r/5 डिस्टेंस पर रखें, तो ये क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। ठीक, इस न्यूमेरिकल के बाद एक सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास है, इसे ध्यान से समझे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस तरह के न्यूमेरिकल में ये वैल्यू चेंज हो सकते हैं, आप अन्य क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, 4 समान आवेश Q एक वर्ग जिसकी भुजा A है के कोणों पर स्थित है, किसी एक आवेश पर अन्य आवेश के कारण लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वर्ग है हमारे पास जिसकी भुजा कितनी है, A है, और इसके प्रत्येक कोने पर क्या स्थित है, इसके प्रत्येक कोने पर आवेश स्थित है। मान लेते हैं A पर, इस पर Q है, इस पर भी Q है, इस पर भी Q है और इस पर भी Q है। इन्हें हम अंदर की तरफ लिख देते हैं थोड़ा, Q Q Q और ये Q। वर्ग के चारों कोनों पर Q आवेश रखा है, वर्ग की भुजा कितनी है, यहीं पर मैं आपके लिए लिख देता हूं, वर्ग की भुजा वो है A, और अभी वर्ग की भुजा है, वर्ग का विकर्ण आप जानते हैं, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण का मतलब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो वर्ग का विकर्ण भी हमें पता है √2a होता है। अभी ध्यान दें, क्वेश्चन में ये कहा किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। अगर ध्यान दें, इसे हम नाम दे देते हैं A B C और ये इसका नाम दे देते हैं D। वो ये कह रहा है किसी एक आवेश पर, आप कोई भी मान सकते हैं, मैं ये आवेश मान लेता हूं इस वाले पर, हम इस पर इन तीन के कारण कितना बल लग रहा है वो ज्ञात करना है। अभी ध्यान दें, ये दोनों सेम आवेश है तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल होगा, इसे हम मान लेते हैं F1। ठीक, ये भी सेम है तो इनके बीच भी प्रतिकर्षण बल होगा, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, इसका नाम दे देते हैं F2। और तीसरा, इस पर जो बल लगेगा इस डायरेक्शन में भी लगेगा, इन दोनों के बीच, तो इस डायरेक्शन का नाम, इस बल का नाम हम दे देते हैं F3। F3, F1 और F2 ये हमारे पास है। अब अगर हम ध्यान दें, क्योंकि विकर्ण की जरूरत थी, तो ये कितना है आपका विकर्ण √2a। अभी हम F1, F2 और F3 को लिखते हैं। F1 अगर लिखें, ध्यान देंगे दो आवेशों के बीच बल सीधा सीधा है, F1 कूलाम के नियम से, F1 फॉर्मूला तो यही अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर आवेश क्या है, Q है, तो F1 इन दोनों के बीच, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, Q और Q, Q1 Q2 यानी कि Q और Q स्क्वायर अपॉन, और डिस्टेंस कितनी थी, a स्क्वायर, F1 हुआ। इसी प्रकार F2 भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के बीच Q और Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अभी F3 भी लिखते हैं, F3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके भी दोनों आवेश क्यों है, तो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस है √2a का स्क्वायर करेंगे 2a स्क्वायर, तो हमने F1 F2 F3 लिख दिए। अब ये तीन, यहाँ पर तीन वेक्टर हैं यानी कि सदिश हैं, इनका परिणामी कहाँ होगा ये हमें समझना है। क्योंकि हम 11th में पढ़ते थे कि यदि दो वेक्टर है हमारे पास, एक ये है और एक ये है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, 90 डिग्री पर है, तो इनका जो परिणामी होता था वो कहाँ होता था, इनके सेंटर में ऐसे लाई करता है। और इसे फाइंड कैसे, मान लो ये P है ये Q है, तो ये R कैसे निकालते थे, R = √P² प्लस Q²। तो अभी हमें क्या करना है, F1 और F2 का परिणामी निकालना है। तो F1 F2 का परिणामी निकालने में हम ध्यान देंगे, आप F1
नाम दे देते हैं एफ डैश, एफ डैश, एफ डैश। ये क्या होगा, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का होल स्क्वायर। चूंकि अगर यहां से देखें आप, यहां से f1 और f2 क्वांटिटी में सेम है, इनकी डायरेक्शन भले अलग अलग है लेकिन ये क्वांटिटी में सेम है, क्योंकि f1 इक्वल टू f2। तो यहां हम लिख सकते हैं f1 स्क्वायर प्लस इसे भी f1 स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा 2f1 स्क्वायर अंडर रूट, अर्थात ये आपका हो गया f डैश, f डैश आपका हो गया अंडर रूट 2f1। ये f डैश है और इन दोनों का परिणामी कहाँ होगा, बताया सेंटर में, यानी कि f डैश भी यही लाई कर रहा है, इसी पर ही। और इस पर टोटल आवेश, इस आवेश पर टोटल बल क्या होगा, यानी कि इसका और इसका परिणामी तो ये होगा, यानी कि फाइनली इन दोनों का सम होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो क्यू सी बिन सिरे सी पर रखे आवेश पर परिणामी बल F बराबर क्या होगा, F3 और F डैश, F डैश प्लस F3। F डैश कितना है, √2F1, √2F1 और F3 है। अब F1 और F3 के वैल्यू पुट करते हैं आप, F1 F2 के वैल्यू पुट करें तो F1 तो ये है √2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और F3 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं भैया, थोड़ा देर में से बाहर ध्यान देंगे, ये दिख नहीं रहा था, इसे यहाँ लिख लेते हैं। F इक्वल टू √2F1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F3, ये रहा F3 आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बचेगा √2 प्लस 1/2। चाहे तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं f, या फिर इसे और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू, इसे लिखेंगे हम 2√2 प्लस 1/2। फाइनली ये बल एक आवेश पर रहेगा, किसी भी आवेश पर आपसे पूछा जा सकता था। इसे हम दूसरे एक तरीके से समझ सकते हैं, आप ध्यान दें, अगर इसे आप ट्राई करें तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। ये वर्ग है, ये सब बना हुआ है, यही वाले चित्र को बता रहे हूं, क्यों है, क्यों क्यों और क्यों। इन पर एक फोर्स यहाँ लग रहा है F1, F2 लिया हुआ है, ये क्या है F1 है, और ये क्या लिया है F3। परिणामी अगर निकालना एक तरीका तो ये हुआ, आप ध्यान दें, इसे मिलाएं, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 कितना होगा 45 डिग्री, ये कितना होगा 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, और ये क्या है आपका F3 है। अगर F1, चूंकि इसका परिणामी तो यहाँ पर करेगा, तो F1 क्या होगा, F1 का जो क्षैतिज घटक होगा वो यहाँ होगा, क्या होगा F1 cos 45, और इसका क्षैतिज घटक कहाँ होगा, वो भी यही होगा, इसे भी यही लिख सकते हैं F2 cos 45। तो फाइनली इसका क्षैतिज घटक और इसका क्षैतिज घटक और F3, यानी कि इस पर कुल जो बल लग रहा है वो उसे हम लिख सकते हैं परिणामी बल F इक्वल टू F1 प्लस F1 cos 45 प्लस F2 cos 45 प्लस F3। और अब आप
45 cos 45 f1 f2 f3 के वैल्यू पुट करें तो फाइनली यही आएगा। आप ऐसे भी से सॉल्व कर सकते हैं।